नमस्कार विद्यार्थियों, ये 2021 एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। इस वर्ष हम 2 बार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अर्थात अगर हम एक बार तैयारी करें और विषय को बड़ी गंभीरता से अध्ययन करें, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आते हैं, उनका अगर हम विशद अध्ययन करें, यहां मेरे विशद का मतलब यह है कि हम दिए गए ऑप्शनों पर विचार करें कि इसका उत्तर ये क्यों नहीं है। केवल उत्तर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे हम एक ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि हम 2 बार प्री को क्रैक कर सकते हैं, हम 2 बार सेलेक्ट हो सकते हैं और लगातार 2 मेंस, तो आप शायद टॉपर्स बन सकते हैं। तो 2020 में जो कोविड का जो संकट है, तो 2021 वहीं आपको सुनहरा अवसर दे रहा है एमपीपीएससी के लिए कि एक बार आप अप्रैल में और फिर पुनः अगस्त में प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं। तो कौटिल्य एकेडमी ने भी इस अवसर के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतर टेस्ट मॉडल तैयार किया है, जिसमें हमने नए सिलेबस को भी देखा हुआ है कि जो नया प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आया है, तो इस पाठ्यक्रम के अनुरूप किस तरह के प्रश्न आने चाहिए और क्या क्या संभावित प्रश्न होंगे, उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। तो टेस्ट सीरीज को हमने अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है। तो पहले तो विषयवार टेस्ट होंगे, जैसे मान लेते हैं आपकी इतिहास आ गया या प्राचीन इतिहास है, आधुनिक है, भूगोल ले लेंगे हम, आयोग के ऊपर प्रश्न आ जाएंगे, मध्य प्रदेश पर हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पाठ्यक्रम का मध्य प्रदेश एक बड़ा हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास हो या मध्य प्रदेश का भूगोल हो, मध्य प्रदेश की संस्कृति हो, तो इनको हम बहुत बेहतर तरीके से लागू करेंगे। इन तैयारियों के बाद आपके 16 टेस्ट जो होंगे पूरी तरह मॉडल पेपर पर आधारित होंगे, जिसको हम कहते हैं फुल लेंथ टेस्ट। तो हमने ऐसा डिजाइन तैयार किया है जिसमें 26 विषयवार और 16 अब फुल लेंथ टेस्ट देंगे, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ। और साथ में हमने ऐसा गैप भी रखा है टेस्ट के बाद दौरान दूसरे टेस्ट, जिसमें आप एक विषय को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। इस विषय को तैयार करने के बाद आप दूसरे विषय पर जाएंगे, तो इस तरह आपका एक पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे पाठ्यक्रम कंप्लीट होने के बाद हम देंगे 16 फुल लेंथ टेस्ट, जो आपकी पूरी तैयारी को जांचेंगे, परखेंगे। साथ ही हम उन टेस्ट का फुल लेंथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन का तात्पर्य क्या होता है, तो हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी आपको देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे सॉल्यूशन देने का पैटर्न क्या होगा, और इस सॉल्यूशन के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम लगभग पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 26 और 16 42 टेस्ट की सीरीज होगी। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जिससे आप एक ट्रेंड्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स एग्जाम में आ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि हम एमपी का करंट अफेयर या मध्य प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत के संदर्भ में कहां से अध्ययन करें, तो कौटिल्य एकेडमी इस टेस्ट सीरीज के जो हमारा एक पूरा पैकेज है, इसमें हम आपको करंट अफेयर का डिटेल भी देने वाले हैं कि समसामयिक को आपको कैसे तैयार करना है, तो वो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और 26 + 16 आपको 42 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही आपके द्वारा जो डाउट होंगे, उन डाउट को भी हम क्लियर करने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप एक पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में प्रवेश लें। और टेस्ट सीरीज का एक उद्देश्य और है, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमसे प्रश्न पत्र तो पूरा बन रहा है, पर जब एग्जाम रूम में जाते हैं तो हम वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। कई बार हमें आंसर पता होते हैं, परंतु वो हमारे अंदर वो विश्वास नहीं होता है कि किस पर टिक करें, तो हमसे वो गलतियां होती। उन गलतियों को कम करने के लिए टेस्ट सीरीज एक अभ्यास है। जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है,
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन विच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। तो जनरली हमारा जो फोकस है वो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम या हमारी यूरिनरी पर जाता है। तो हम टिक क्या करेंगे, जैसा कि आपने सोचा किडनी को टिक करेंगे, पर सही आंसर होता है लीवर। सेम क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में आ जाए कि फर्स्ट यूरोपियन अटैक ऑन इंडिया, भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया या किस व्यक्ति ने किया, तो हमारा फोकस कहां जाएगा? हमारा फोकस जाएगा पुर्तगीज पर जाएगा, ब्रिटिशर्स पे जाएगा, डचेस पे जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि अलेक्जेंडर किस कंट्री को बिलोंग करता था? आप आंसर समझ गए होंगे मेरा। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे समझें, तो हम उसका एक पढ़ने का तरीका भी बताएंगे इस टेस्ट के सॉल्यूशन में, कि आपको वाकई गलती हुई है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, उसको चेक कैसे करें। तो वो अभी मैं एक मॉडल आंसर शीट दूंगा आपको, एक क्वेश्चन पेपर होगा हमारे पास। तो उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम समझ लेंगे कि हमें चीजों को सॉल्व कैसे करना है और हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर जानकारी ले सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके वो डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। देर मत करिए, अपनी तैयारी को शीघ्र प्रारंभ करिए। इंतजार किसी चीज का नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेहनत और अपने ऊपर विश्वास। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। और इस की गई मेहनत को आंकना कैसे है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। और जैसा कि कौटिल्य एकेडमी आप जानते हैं, तो सर्वाधिक विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक रैंकिंग भी पता होगी कि आपकी रैंकिंग कहां पर है, आप पूरे मध्य प्रदेश में किस स्तर पर हैं। तो आपको एक अनुमान लगेगा, एक आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको अब और क्या करना है, सिलेक्शन के कितने करीब आ चुके हैं। तो जल्दी से आप नंबर पर कॉल करिए और इस टेस्ट सीरीज को, एक हम मॉडल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को भी आप चेक करिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज हम एक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें एक फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें हर विषय को कवर किया जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन वर नॉट फैमिलियर विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। किस मेटल से परिचित नहीं थे? अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूज मेटल बाय मैन इज कॉपर। कॉपर का यूज किया गया पहली बार, और कॉपर के पहले देयर इज अ स्टोन एज, एक पाषाण युग था, और उस पाषाण युग के बाद हम तांबे का प्रयोग कर रहे हैं। देन ताम्र पाषाणिक कैलकोलिथिक पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं। एंड वेरियस साइट आल्सो सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश फॉर कैलकोलिथिक साइट्स लाइक कायथा, नवदा टोली, आवरा। ये जो स्थल है ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। मैंने क्या क्या बोला आपको? कायथा, नवदा टोली, आवरा, ऐरण, ये स्थल जो हैं ताम्र पाषाणिक है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉपर तो यूज हुआ होगा इसमें। और हमें पाते हैं कि जो हड़प्पन है वो बड़े फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, आभूषण के बड़े शौकीन थे। इवन जॉन मार्शल ने यहाँ के आभूषणों की प्रशंसा की है। तो इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर का यूज करते थे। ये तो कंफर्म हो गया आपको, कॉपर का भी यूज करते थे। सेकंड, दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसको। हम क्या कहते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और कांसे का प्रयोग बहुतायत में किया गया। और कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन का बना होता है ये कांसा। इसका मतलब टिन भी कंफर्म हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड हम देखें तो लास्ट फाइनल आंसर इज आयरन। तो आयरन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उत्तर होगा लोहे से परिचित नहीं थे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोहा कहां पर यूज किया गया? द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ आयरन फाउंड इन अतरंजी खेड़ा ऑफ 1100 BC। कॉपी पेन तैयार रखिए, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से ओवरऑल हम शायद हो सकता है पूरा सिलेबस ही कवर कर लें। तो आप अपने एक कॉपी और पेन से तैयार होकर सारी चीजों को, डिटेल्स को नोट करिए। कहां पर मिला सबसे प्राचीनतम प्रमाण? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, वेयर इज दिस अतरंजी खेड़ा? यूपी एटा डिस्ट्रिक्ट, यूपी के एटा जिले में है, जहां पर 1100 BC में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण मिला हुआ है। और यहीं से स्टार्ट होता है लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल को हम देखें तो लोहे ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है टू चेंज दिस ऋग्वैदिक पीरियड इनटू अ लेटर वैदिक पीरियड। चेंजेस काफी है कि बिकॉज इसके लोहे के कारण क्या हुआ फायदा कि जो पेड़ है उनको काटना आसान हो गया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। दूसरा, इस लोहे के कारण क्या हुआ कि खेती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हल हैं, हंसिया हैं, इन सब का यूज होने लगा तो खेती आसान हुई, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन होने से क्या होगा? ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी हम बात करें, तलवार का प्रयोग होने लगा, बाण के आगे लोहे का प्रयोग होने लगा। तो अब युद्ध में वो जीतेगा जिसके पास लोहा है। तो ये सारी चीजों ने, लोहे ने एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आया, और ये टेक्नोलॉजिकल चेंज काफी लंबे समय रहा और मौर्यन तक हमें आयरन की बात मिलती है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। तो नोट करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई। तो इससे एक और चीज आउटपुट निकल के आया कि हड़प्पन वर फैमिलियर विथ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड। अब आपको नोट क्या करना है कि इससे तो परिचित नहीं थे आयरन से, बट दे आर अवेयर अबाउट गोल्ड। एक नोट कर लेंगे तो हमारे पास एक आंसर हो जाएगा गोल्ड। सोने से परिचित हैं, चांदी से परिचित हैं वो, कांसे को जानते हैं वो, टिन को जानते हैं, सीसा को जानते हैं, लेड, सीसा मतलब लेड, इन सारी मेटल से वो अवेयर हैं और इसका प्रयोग करते हैं, और कॉपर और टिन को यूज करके वो ब्रॉन्ज बनाने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों? Why we implement the Constitution of India on 26 January? What is the reason behind this? Is there any historical importance? कोई इसका ऐतिहासिक महत्व है? तो हम इस पर एक करके बात करते हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन दिस डेट इन 1942। तो ये थोड़ा सा जो है ये कैंसिल हो जाएगा ये आंसर, बिकॉज दिस क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ है ये भारत छोड़ो आंदोलन। कहां से प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है ग्वालियर टैंक ग्राउंड ऑफ मुंबई। नाउ दिस ग्वालियर टैंक ग्राउंड नोन एज अगस्त क्रांति मैदान। तो मुंबई से स्टार्ट हुआ है। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार करो या मरो की बात की, डू और डाई। और आपको पता होगा यहां पर ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तब जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफअली, राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उषा मेहता नाम की लेडी ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। सब नोट करते जाइएगा आप साथ साथ। इट वॉज अ गुड डे, एक शुभ दिन था, ऐसा कोई लॉजिक लगता नहीं है। एक नन ऑफ दीज दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है, अन्यथा ये आंसर हो जाता। अब हम इस आंसर की बात करते हैं। कांग्रेस ने तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम बात करते हैं 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस।
1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में देश में पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पर एक बुक आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिपिन चंद्र आपके पास होगी, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 1927 में भी एक झटके में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। तो 1929 में पारित किया गया, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और इसी सेशन में पहली बार बात की कि गांधी जी को बागडोर सौंप देते हैं और यहीं पर प्रपोजल पास किया गया कि वो कभी भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। और यहीं पर फिर हमने क्या किया, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया और राष्ट्रीय झंडा रावी नदी के तट पर फहराया। तो रावी नदी कहां से है, आपको एक और चीज क्लियर होगी, लाहौर रावी नदी के किनारे। तो इसी दिन 26 जनवरी 1930 को हमने राष्ट्रीय झंडा फहराया, स्वाधीनता दिवस मनाया। इसी याद में कांग्रेस सेलिब्रेटेड दिस डे एज अ इंडिपेंडेंस डे इन 1930, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, इसलिए हम इसे संविधान को लागू करते हैं। नो डाउट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को हमारा कंप्लीट हो गया था, हमने इसको एडॉप्टेड इनेक्टेड कर दिया गया था। आप ऐसा प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे कि हमने 26 नवंबर 1949 को। पर आप बोलेंगे कि लागू करने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आर्टिकल, कुछ मतलब करीब अराउंड 15-20 आर्टिकल जो है वो इस समय ही 26 नवंबर को ही इंप्लीमेंट हो गए थे, विच इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट और इंटरिम जो मामले हैं उनसे संबंधित थे। और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ऑन दिस डे, ऑन 26 जनवरी 1950, इंडिया बिकम रिपब्लिक एंड आल्सो बिकम सोवरेन। इसी दिन हम संप्रभु बने, गणतंत्र बना, क्योंकि उसके पहले हम जो गवर्न हो रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न हो रहे थे। अब हमारा खुद का संविधान है, हमारा मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोगों का संविधान है। तो गणतंत्र की स्थापना इस दिन हुई, इसलिए हम 26 जनवरी 1930 की हम बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज, वायु जनित बीमारी कौन है? मीजल्स, मीजल्स मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं खसरा। टाइफाइड मतलब मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। पिंक आई, पिंक आई मींस कंजक्टिवाइटिस, कलर उसका पिंक हो जाता है इसलिए उसको पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, पर उसका एक्चुअल नेम है कंजक्टिवाइटिस। आपने बीमारी स्कूल के दिनों में देखी होगी, आम बीमारी है कंजक्टिवाइटिस। तो एयरबोर्न कौन सी, मतलब कौन सा वायु के संक्रमण से या वायु के माध्यम से फैलती है? एक एक करके अगर हम बात करें तो आंसर तो पहला ए ऑप्शन में ही क्लियर हो जाएगा। मीजल इज अ एयरबोर्न डिजीज। मीजल जो है वायु जनित बीमारी है जिसको हम खसरा कहते हैं, ये वायु के माध्यम से फैलने का कार्य करती है। तो हम बाकी दो बीमारी की बात करते हैं और थोड़ा सा मीजल्स पर भी बात करते हैं। मीजल्स के लिए आपको क्या होगा, वैक्सीन लगानी होगी, दैट इज नोन एज MMR। ट्रिपल एंटीजन बीमारी है, M मींस मीजल्स मतलब खसरा, हिंदी में कहेंगे खसरा। मम्स मींस गलसुआ, R मींस रुबेला वायरस, रुबेला मींस इज अ जर्मन खसरा, जर्मन खसरे को हम रुबेला वायरस के नाम से जानते हैं। तो MMR वैक्सीन जो होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है बच्चों को फ्रॉम मीजल्स। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एक जीवाणु जनित बीमारी है और वाटर बॉर्न डिजीज है। कंटेमिनेटेड फूड
और वाटर से होती है, मीन्स किस किस से होती है, जल और भोजन से होती है, फूड से होती है। अगर दूषित भोजन और जल मिलेगा तो टाइफाइड होती है। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड बीमारी होती है। पिंक आई जो कंजक्टिवाइटिस है, इसमें आपको जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, हाथ मिलाने से, छूने से ये बीमारी फैलती है। ये वाटर बॉर्न डिजीज ना होकर कैसी बीमारी है, एक प्रकार की वाटर ड्रॉपलेट्स के ट्रांसफर होने से होती है। और मीजल जो है, इसका आंसर होगा कि मम्स, मीजल जो है वो एक प्रकार की एयरबॉर्न डिजीज को हिंदी में हम खसरा कहते हैं। बच्चों में हल्के हल्के लाल दाने निकल आते हैं खसरे की बीमारी में, और पहले बड़ा डेडली होता था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद आसान हो गया, क्योंकि MMR वैक्सीन जो है वो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोल्डेड माउंटेन? इट्स नॉट अ फोल्ड, इट्स अ फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड मीन्स, अगर हम बात करें, दिस फोल्डेड माउंटेन फॉर्म ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स सुना होगा। दरअसल आप मेरे हाथों को देखिए, जब हम बात करते हैं प्लेट आपस में मूवमेंट कर रही है, और कई बार इनके मूवमेंट्स के कारण जो पुश होता है, उस पुश के कारण आप देखें सेंटर में ये उठ रहा है। इसके पुश होने से जितना ऊपर जाएगा हाइट उतनी बढ़ेगी। तो ये फोल्डेड माउंटेन प्लेट्स के एक दूसरे को पुश करने से बने हुए हैं, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन, तो टेक्टोनिक्स एक्टिविटी का कारण है। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ये वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे हम बात करें, हिमालय इज अ लाइक अ फोल्डेड माउंटेन, नॉट लाइक, इट्स अ फोल्डेड माउंटेन, एक प्रकार का वलित पर्वत है हिमालय। ये क्यों बन रहा है? इंडियाना और यूरेशिया प्लेट के आपस में टकराने के कारण। तो इंडियाना और यूरेशिया प्लेट के टकराने के कारण यहां पर अगर हम देखें तो ये एक फोल्डेड माउंटेन बना। ये हिमालय है, 2400 किलोमीटर लंबाई इस हिमालय की। इस आर्क फैला हुआ है, ये J&K से स्टार्ट होता आता है और J&K से लेके हमारे अरुणाचल तक फैला हुआ है। और हिमालय माउंटेन की कंट्रीज की बात करें तो हिमालय माउंटेन जो है वो पाकिस्तान यानी POK में है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहां तक आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में किन किन स्टेट्स में है? अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में मिलेगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये मिलेगा आपको। तो वलित पर्वत का एग्जाम्पल क्या हो गया? हिमालय। नॉट ओनली हिमालय, देयर इज अ लॉट ऑफ फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड लाइक रॉकी, एंडीज, आल्प्स। जितने भी आपको ऊंचे माउंटेन दिख रहे हैं, दीज आर द यंग फोल्डेड माउंटेन। ये नवीन वलित पर्वत हैं। आल्प्स मिलेगा आपको यूरोप में मिलेगा, रॉकी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, एंडीज जो है वो भी साउथ अमेरिका के वेस्ट में मिलेगा, पश्चिमी भाग में मिलेगा। एंडीज जो है वो एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, नॉट हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लंबी पर्वतमाला है। हिमालय जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द माउंट एवरेस्ट। इन इंडिया इट इज कंचनजंगा। हिमालय की बात कर रहा हूं बिकॉज माउंट केटू ऑन काराकोरम। माउंट केटू किस पर है? काराकोरम पर है, और नाउ इट इज इन POK। काराकोरम कहां पर है? POK में है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है। द क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी पीक है विच इज फुली सिचुएटेड इन इंडिया एंड आल्सो अ हाईएस्ट पीक? ऐसी कौन सी चोटी है जो पूरी तरह भारत में है और सबसे ऊंची है? दैट इज नंदा देवी। नोट करेंगे इसको, नंदा देवी। तो ये हो गया हिमालय का। हम सह्याद्री की बात कर रहे थे, वेस्टर्न घाट का पार्ट है सह्याद्री।
सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा। विंध्य जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है नर्मदा के, और सतपुड़ा जो है वो साउथ पार्ट में है सतपुड़ा। नीलगिरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और नीलगिरी इज अ माउंटेन रेंज विच कनेक्ट वेस्टर्न घाट विथ ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है नीलगिरी, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। तो ये सारी चीजों को आपको नोट करना है, लेकिन क्वेश्चन फिर अभी चेंज हो जाएगा एक कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक तो दोदा बेट्टा है, पर वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। नोट करेंगे, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जबकि नीलगिरी की दोदा बेट्टा, जबकि नीलगिरी इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करता है। और सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा में हम देखेंगे तो उसके ईस्ट में मिलेगी मैकल रेंज, सेंटर में मिलेगी महादेव, और ईस्ट में मिलेगी आपके, वेस्ट में मिलेगी आपको राजपीपला। ये तीन पार्ट हैं इस सतपुड़ा रेंज के। द हाईएस्ट पार्ट वो इज महादेव, यहीं पर मिलेगा आपको धूपगढ़। धूपगढ़ आपको यहीं पर मिलेगी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? धूपगढ़। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर इज हिमालय। फोल्डेड माउंटेन में क्या आएगा? हिमालय आएगा, और हिमालय में दोनों क्या हो रहा है? इंडियाना और यूरेशिया प्लेट के टकराने से इस फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग ये कहां से लिया हमने? रशिया से लिया हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन बना हमारे यहां, और प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज अ नीति आयोग, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग is more decentralized than planning commission and based on cooperative federalism. सहकारी संघवाद पर आधारित है नीति आयोग, और थोड़ा सा ज्यादा विकेंद्रीकृत है योजना आयोग की तुलना में। दूसरी हम बात करें, ये रूस से लिया गया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज, पॉवर्टी एलिवेशन, सेल्फ रिलायंस। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या उद्देश्य थे हमारे, आर्थिक समानताओं में की जगह हमें इसमें होना चाहिए आर्थिक असमानताओं में कमी। यहां पर होगा आर्थिक असमानताएं, समानताएं नहीं होगा। अब सही ऑप्शन बन गया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नो डाउट, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता, ये चारों ही सही हैं। 1 2 3 4। तो जो आपको कोड बनाना है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, तो आंसर इज 1 2 3 4, ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी सही हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था आर्थिक असमानताओं में कमी इज आल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट्स। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों का विभाग है कि आर्थिक असमानताओं में कमी करना, धन का संकेंद्रण को रोकने का काम करना, आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण हमारा जो है वो आपको 5 6 5 ईयर प्लान से मिलने लगेगा। आत्मनिर्भरता मतलब हम बात करें कि देश को स्वयं अपने काम करने चाहिए, तो हम आत्मनिर्भरता की भी स्टेज में पहुंच चुके हैं। अभी हम देखें तो ये अभियान जो है भी चल रहा है मोदी सरकार के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसेन के किले में बादल महल का निर्माण किसने कराया? बादल महल, रोहित महल, इत्रदार महल, ये तीनों आपको कहां मिलेंगे? रायसेन के किले में मिलेंगे। फिर से बोल देता हूं, बादल महल, इत्रदार महल, राजा रोहित का महल, ये तीनों मिलेंगे रायसेन के किले में। तो रायसेन के किले में इसका निर्माण कराया राज वसंती ने। राज वसंती ने इसका निर्माण कराया। मदन साय, हृदय साय, वैसे भी अगर आप टिक देखते तो मदन साय और हृदय साय जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये गौड़ राजवंश से संबंधित है। ये गौड़ों से संबंधित हैं। मदन साय जिनके नाम पर, मदन साय के नाम पर मदन महल किले का निर्माण किया गया। हृदय साय का संबंध रामनगर के किले से है,
जो नर्मदा और बंजर के संगम पर मंडला जिले में स्थित है। तो राज बसंती कौन है? जिन्होंने इस रायसेन किले का निर्माण कराया। दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे कि रायसेन किले को फाइनली जो है वो किसने जीता? शेर शाह ने जीतने का काम किया। कब जीता? 1543 में। द किंग वॉज पूरनमल, तब उस समय राजा थे पूरनमल। तो यहां पर शेर शाह ने बड़े धोखे का प्रयोग किया और कुरान पर शपथ रखकर कहा कि मैं किसी भी बच्चे को, महिलाओं को नहीं हमला करूंगा, लेकिन उसने शपथ तोड़ दी और हमला कर दिया, जिसके कारण इस विजय को शेरशाह के चरित्र पर काला धब्बा कहा जाता है। लेफ्ट डीपेस्ट ब्लॉट ऑन द मेमोरी ऑफ शेरशाह। तो किसके बारे में कहा जाता है? रायसेन के विजय के बारे में कहा जाता है। तो रायसेन कहां चला गया? फिर शेरशाह के पास चला गया। तो ये हो गया इसका आंसर, राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनंतराव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो अनंतराव पवार जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपने बहुत सारी ट्रॉफी सुनी होंगी। इंडिया में जो फेमस नेशनल स्पोर्ट ट्रॉफी दैट इज संतोष ट्रॉफी फॉर फुटबॉल, बीसी राय, हजरत महल, बोर्दोलोई ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। फिर से रिपीट करता हूं, बीसी रॉय, संतोष ट्रॉफी, हजरत महल, बोर्दोलोई। बोर्दोलोई असम के व्यक्ति हैं जिनके नाम पर एक ट्रॉफी हुई है। एक जेम्स टॉड के नाम पर भी टॉड मेमोरियल ट्रॉफी होती है। तो फुटबॉल से तो इनका संबंध नहीं, अनंतराव पवार का संबंध है नेटबॉल से। तो आंसर इज नेटबॉल। अनंतराव पवार के लिए कौन सी ट्रॉफी है? नेटबॉल की ट्रॉफी है। बास्केटबॉल के लिए कौन सी है? बीसी रॉय ट्रॉफी होती है। ये ट्रॉफी की आप लिस्ट बनाएंगे घर में, हर स्पोर्ट्स के आगे उस ट्रॉफी को नोट करने का काम करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज नेटबॉल ट्रॉफी। वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? विश्व पोलियो दिवस। पोलियो एक बड़ी गंभीर बीमारी है। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो जो बीमारी है ये वायरल डिजीज है जो कि पोलियोमेलाइटिस के नाम से जानी जाती है। पोलियो जो है इट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है और जिस अंग से वो जुड़ा होता है वो अंग जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। तो हम बात करते हैं कि ये पोलियो की बीमारी के लिए वैक्सीन भी आया हुआ था जो बनाया था साल्क ने, जो कि कैसा वैक्सीन था? इंजेक्ट वैक्सीन था। मतलब किससे लगाना पड़ता था? सुई से लगाना पड़ता था। बाद में सेविन ने ओरल वैक्सीन बनाया, मतलब जिसको हम पोलियो ड्रॉप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोलियो ड्रॉप की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका। तो इस दिन जो है 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे और इसी दिन होता है यूएन डे। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दिवस 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे के नाम से? बिकॉज ऑफ बर्थडे ऑफ साल्क, क्योंकि साल्क का जन्म दिवस होता है। अब एक करके हम बात करते हैं 15 अक्टूबर की बात करते हैं। तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। फिर से नोट करेंगे, 15 अक्टूबर को मनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो फिर से रिपीट करूं क्या मैं? ये 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 10 को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन साल का जन्मदिन है जिन्होंने इंजेक्ट वैक्सीन की खोज की थी और सेविन ने ओरल की खोज की थी। Who is the author of book titled Night of the Restless Spirit Stories from 1984? 1984, 3 अलग कर देते इससे। 1984 के पुस्तक का लेखक कौन है? द नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 19। गौरी खान का नाम आपने सुना होगा।
गौरी खान की फर्स्ट डेब्यू बुक जो है वो उसका नाम है माय लाइफ इन डिजाइन। माय लाइफ इन डिजाइन। करण जौहर की बात करें तो करण जौहर की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय, इसको बहुत, अब देखिए कंफ्यूजन कहां होगा, जब बुक आएगी अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय के जो राइटर हैं दैट इज विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने लिखी है अ सूटेबल बॉय, और अनसूटेबल बॉय है वो करण जौहर की पुस्तक है। जब अनसूटेबल की बात करें तो करण जौहर, और सूटेबल की बात करेंगे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का नाम आपने सुना होगा, द गोल्डन गेट भी लिखी है विक्रम सेठ ने। तो इस पुस्तक के जो करेक्ट आंसर है दैट इज सरबप्रीत सिंह। तो सही उत्तर क्या लगाएंगे, आंसर इज सी, सरबप्रीत सिंह ने ये पुस्तक लिखी हुई है। चेतन भगत की बहुत सारी बुक हैं जो आपको पता होगा, इंडियन रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट, मेकिंग इंडिया ऑसम। तो ऐसी बहुत सारी बुक हैं चेतन भगत की जो आप नोट कर सकते हैं। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो इसका आंसर है सरबप्रीत सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग, टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड ए पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे, यहां पर लिखा है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी इज रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड, बट इन इंग्लिश स्टेगनोग्राफी। तो हम यहां पर थोड़ा चेंज करके ऑप्शन को लिख लेते हैं स्टेगनोग्राफी। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। स्टेनोग्राफी आप समझ गए हैं, शॉर्ट हैंड से है, तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं स्टेगनोग्राफी। अब थोड़ा ये सही हो गया। तो क्या क्या हम यूज करते हैं अगर हम रूट किट्स की बात करें, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या दिया है, रूट किट है अलाउज अनऑथराइज्ड यूजर to have access to a computer in a restricted area of its software। तो रूट किट्स इसका आंसर नहीं कि रूट किट्स में हम अलाउ करते हैं अनऑथराइज्ड यूजर को। रूट किट्स के माध्यम से क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर एंटर करता है और वो अनऑथराइज्ड यूजर कंप्यूटर और रिस्ट्रिक्ट एरिया में एंटर करता है। फिर बिट मैपिंग, इसको बिट एरे के नाम से भी जानते हैं। बिट मैपिंग को 2 डायमेंशनल टेबल होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है इन डिजिटल फॉर्म, मींस 0 and 1। इसको बिट एरे या बिट मैपिंग के नाम से। और बिट मैप की बात करें, सिर्फ बिट मैप इज अ टाइप ऑफ इमेज, बेसिकली अ ग्रिड। बिट मैप, what is bitmap? Basically a grid is an image. So what is the answer? The answer is steganography. The correct answer is steganography. Steganography is a Greek word जिसका मतलब होता है हिंदी में प्रच्छन्न लेख कूट। एक कोड फॉर्म में होती है, जो छुपी हुई भाषा होती है। इज अ टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन इमेज। Within image. But what is image rendering? Generating a photo, realistic image from 2D और 3D। रियलिस्टिक इमेज को जनरेट करने के लिए हम इमेज रेंडरिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो आंसर इज स्टेगनोग्राफी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? विच रूलर कन्क्वेड अवंती ए मेड हिम अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर? सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस समय की बात चल रही है। दिस इज द पीरियड ऑफ महाजनपद।
महाजनपद समय की बात चल रही है। ये अजात शत्रु है, बिंबिसार है, शिशुनाग है। एंड महापद्मनंद। अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद बैठा अजातशत्रु। अजातशत्रु और बिंबिसार बोथ बिलोंग्स टू हैर्यक डायनेस्टी, दोनों हैर्यक वंश के हैं। बिंबिसार मेड कैपिटल राजगृह, राजगृह को राजधानी बनाया। और बिंबिसार ओनली कंक्वर्ड अंगा, अंग को जीतने का काम किया बिंबिसार ने। तो अजातशत्रु ने किसको जीता? अजातशत्रु ने काशी, नोट करेंगे, अजातशत्रु ने जीता काशी एंड लिच्छवी, लिच्छवी को जीतने का, काशी और लिच्छवी को जीतने का काम किया। शिशुनाग जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी का है एंड शिशुनाग कंक्वर्ड अवंती। तो करेक्ट आंसर इज शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतने का काम किया। एंड महापद्मनंद कंक्वर्ड नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत को जीता और उत्तर भारत को जीतने वाला पहला सम्राट बना महापद्मनंद, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। एंड द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज धनानंद, हु वाज रिप्लेस्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये धनानंद को अलग करने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो अवंती को जीतने का काम किसने किया? शिशुनाग ने किया। इसी अजातशत्रु के समय हुई फर्स्ट बौद्ध मीटिंग हुई अजातशत्रु के समय पर। अजातशत्रु के समय कौन सी मीटिंग हुई? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट मीटिंग वाज हेल्ड ड्यूरिंग अजातशत्रु। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, 11th क्वेश्चन का। तो ये एक मॉडल तरीका है आपको बताने का कि हम किस तरह से पेपर को सॉल्व करने का काम करेंगे। जो आपकी टेस्ट सीरीज है इतने डिटेल के साथ देंगे तो कागज पेन के साथ तैयार रहेगा आपका। इनडायरेक्टली एक कोर्स कंप्लीट है और इसके मेजर फैक्ट्स को आप नोट करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा सारी चीज़ों को। धन्यवाद।